ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग किसको डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। वो कहता है कि कुछ आभास संख्याएं दे रखी हैं 3986, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा मीठा हुआ है लेकिन ऐसी कुछ है। ठीक है, इन आभास संख्याओं का योग जो है वो कैपिटल एन है। तो पूछता है कैपिटल एन किससे घटेगा। बाबू अगर हम तीन आभास संख्या उठाते हैं, पहले 2, 3 और 5, ठीक है, तो ये किससे कटेगा, पहले इनका योग देखो। क्योंकि प्रश्न बोला है 3986 अभाज्य संख्याओं का योग कैपिटल एन है, यानी ये जो है ना, ये और कुछ नहीं है, ये योगफल है। ठीक, तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग हम कितना निकाल रहे हैं, 10। अब ये 10 किससे कट जाएगा, सबसे पहली बात तो 10 10 से ही कटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। फिर क्योंकि हमको मालूम है कि ये 10 है, तो ये 2 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा। सही है, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम इस अभाज्य संख्याओं की श्रेणी को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये 17 हो जाएगा। और 17 किससे कटेगा, केवल 17 से। फिर इसी प्रकार से अगर हम इस श्रेणी को बढ़ा दें और कुछ एक संख्या को रिपीट भी कर दें, लाइक 2, तो ये 19 हो जाएगा। और ये किससे कटने लगेगा, 19 से। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये जो गारंटी है, योगफल जो आता है इसका, इसकी गारंटी सिर्फ एक ही बात की ली जा सकती है कि ये जो रेड वाले में लॉक किए गए हैं, ये सब एक संख्या से जरूर कटेगा, वो ये स्वयं खुद है। इस बात की ही गारंटी ली जा सकती है। बाकी इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि अभाज्य संख्याओं का योगफल किससे विभाजित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। इसका मतलब अगर योगफल कैपिटल एन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी है, वो ये कि ये एन से कटेंगे। और ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अभी हम देख रहे थे, क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहा है कि यदि 10 पर पावर 2y इज इक्वल 25 है ना, तो आपको वैल्यू बताना है 10 टू द पावर माइनस वाई का। ठीक है, ये वैल्यू हमें बतानी है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन क्यों देखेंगे, पहले यहाँ हल करते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को 10 पर पावर y पर पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25। हम बता देते हैं किस मैकेनिज्म से, कि किसी भी नंबर पे पावर m हो, उसी पे नंबर पे पावर n हो, तो x पे पावर m गुने n हो जाता है। तो अभी भी यहाँ पर 2 इंटू वाई दैट इज़ 2y बन जाएगा, कोई ख़ास फर्क तो पड़ा नहीं। और उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पे पावर y इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनाएगा, तो ये अंडर रूट 25 होगा। और यहाँ पर बाबू 10 पे पावर y इज इक्वल टू 5 बनाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमको 10 पे पावर माइनस वाई चाहिए, तो सबसे पहले सभी को बटे में लेके जाना होगा। तो दोनों ओर एक में, एक से नहीं, एक में भाग लगाएंगे, इससे मेरे मैथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इस 10y को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो घात किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में। और इधर के वैल्यू को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका रिजल्ट हो गया कि 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5 ए। ये इसका आंसर होगा। सही से वीडियो देखिएगा। देखिए बाबू, इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि x बराबर यदि अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 है, ठीक है ना, तो आपको वैल्यू बताना है x प्लस 1/x का। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर x रख करके रिजल्ट निकाला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले इनसे जुड़ा हुआ आप एक फॉर्म निकालोगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, है ना। कॉम्पिटिटिव स्तर का क्वेश्चन है, कंपटीशन में अक्सर पूछ देता है। एक्स स्क्वायर 1/x² और प्लस 2। पहले आपको इतना हल करना है, किसका वैल्यू ये निकाल कर देगा आपको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और जो भी वैल्यू आएगा उससे अब आगे यहाँ से हल करके यहाँ रख देंगे वैल्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैथ को हल करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब आप x को लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। फिर आपको चाहिए क्या, 1/x², है ना। तो 1 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3। एकदम दिमाग में ना सीक्वेंस बैठाते चलो, 1/7 प्लस 4 रूट 3, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। फिर यही क्वेश्चन हम कभी पूछ देंगे तो बनेगा नहीं। 7 का स्क्वायर 49 और 16 तिया 48। बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे हमेशा होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी,
पहले ए स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 होगा, वो 1 देगा। तो इसका मतलब हो गया बाबू कि 1/x² का जो वैल्यू निकल कर आया वो केवल 7 माइनस 4√3 आया। अब आ जाओ तुम कहाँ पर, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कहता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल x², और x² का वैल्यू ये है 7 + 4√3 प्लस 1/x², और 1/x² का वैल्यू क्या निकला है 7 माइनस 4√3, है ना, और प्लस में 2 आया है। तो यहाँ से वैल्यू आया प्लस और माइनस कैंसिल, 14 और 2 16, x + 1/x का होल स्क्वायर, और हमको केवल चाहिए x + 1/x, वो हो गया √16, जो कि वैल्यू देगा हमको 4। तो हम देख लेंगे कि कहाँ पर 4 है। ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 में 4 4 4, हाँ ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही से वीडियो को देखो। देखिए बाबू, इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 15 भी डिमांड में है। सवाल सब एकदम टिपिकल है और बहुत अच्छा सवाल है। x⁻n+1 का एक गुणक, इसका एक गुणक दिया हुआ है, इसका एक गुणक वो कौन है, x+1 है, ये गुणक है। बाबू गुणक से अगर दिक्कत लगे ना तो तुम समझ जाना शून्यक, शून्यक से भी दिक्कत लगे ना समझ जाना मूल। अब भी दिक्कत नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। अब सुनो ध्यान से बाबू, कि अगर x+1 शून्यक है या गुणक है तो x बराबर क्या हो गया -1, और ये जो वैल्यू निकल कर आया इसको यहाँ रखो। देखो ध्यान से बाबू, x⁻n+1 है तो x के जगह पे क्या रखना -1, तो -1 पे पावर n और +1। अब मैथ पढ़ा हुआ हर एक बच्चा बताएगा कि -1 पर पावर अगर कोई विषम हो, ठीक, और +1 तो वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अगर -1 पे पावर कोई विषम संख्या होगी तो रिजल्ट मेरा -1 ही रहेगा। -1 पर पावर कोई विषम संख्या हो, -1 पर पावर कोई विषम संख्या हो तो रिजल्ट मेरा माइनस में ही रहेगा, और वो माइनस और ये +1 दोनों मिलके हमेशा वैल्यू 0 करेगा, और 0 होना ट्रू बताएगा, क्योंकि शून्य का काम यही होता है कि वो मेरे मैथ को क्या करते हैं 0। यहां तक बात समझ में आया? अब सुनो ध्यान से बात को, क्योंकि शून्य का काम मैथ के वैल्यू को 0 करना है, और ये मैथ का वैल्यू 0 तब हो रहा है जब पावर किसको रखना पड़ रहा है, विषम को। अगर -1 पे पावर तुम एक सम संख्या को रखोगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगा, और बाहर भी +1 बैठा हुआ है तो कभी भी 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो फिर ये हम कैसे कहेंगे कि ये भाई साहब शून्यक है, जबकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x+1 इसका गुणक है। आया बात समझ में? इसलिए इसका जो पावर n जो होगा, n की जगह पर देखो किसको रखा पड़ा है, विषम को रखना पड़ा है, इसलिए इसका आंसर एक विषम पूर्णांक होगा। ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। देखो बाबू 32 नंबर क्वेश्चन सिर्फ एक थ्योरम है, और ये थ्योरम क्या कहता है कि केंद्र पर बना कोण का 2 गुना इज इक्वल परिधि पर बना कोण, यानी परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो अगर ये वाला कोण 30 रहा होगा तभी ये वाला कोण 60 हुआ होगा। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही ध्यान रखा जाता है। इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा तो हम लोग के लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। ठीक है बाबू, ये एक थ्योरम की तरह है, इसको हमेशा याद रखना है कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का आधा होता है, या फिर परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाबू। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन में बिल्कुल सब कुछ हम लिख दिया है जो वैल्यू है, बस किताब के क्वेश्चन में यहाँ पर सी नहीं था तो हम सी दे दिया, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है बाबू। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक थ्योरम पर वर्क करता है। वो थ्योरम ये कहता है कि P से A तक की दूरी PA और फिर P से बीच वाली दूरी PB जो बिल्कुल बराबर होगा PC इंटू PD की, यानी P से A तक की दूरी, फोटो ध्यान से देखो, P से A तक की दूरी का गुणनफल निकालना है P से B तक की दूरी को, पहले P से A उसके बाद P से B बिल्कुल बराबर होगा P से C और फिर P से D के बराबर। तो अब हम देखेंगे कि P से A तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। P से B तक की लंबाई ज्ञात नहीं है,
पी से सी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल 7 सेंटीमीटर अगर गुना कर पाए, और पी से डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बाबू हम लोग पी बी निकाल सकते हैं 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और पी बी का जो रिजल्ट है वो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब पी बी हमको मिल ही जाएगा और हमको निकालना ए बी है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले लोग जानते हैं ए बी बराबर पूरी लंबाई दैट इज़ पी ए में से घटा देंगे पी से बी। तो पी ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर और अभी अभी पी बी आया है 3.5 सेंटीमीटर, जो घट जाएगा तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा। और आंसर देखा जाए तो 39 का डी मेरा आंसर लगेगा। ओह सॉरी, आंसर देखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक, तो 39 का डी लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, शॉर्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है फर्स्ट रेटिंग वाले पेपर से। वो कह रहा है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई बतानी है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब तक फोटो नहीं बनेगा नहीं बनने वाला। तो कह रहा है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई बतानी है। पहली बात तो वृत्त बना, ठीक है, और वृत्त के जीवा की लंबाई बतानी है। ये हो गया वृत्त का कॉर्ड, जीवा जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में जीवा की लंबाई बतानी है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हमको एक त्रिज्या भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए। ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से बात को सुनो। अगर हम ये कहें बाबू कि ये है वृत्त का केंद्र, तो त्रिज्या कितना बता रहा है? 6 सेंटीमीटर ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? जीवा की लंबाई, विच इज ए बी हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी इस केंद्र से जीवा ए बी पर ये जो लंब डाला गया है ये जीवा को बराबर बांटेगा। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में अगर हम चलें, उस ओ पी ए में हमको आधार ए पी निकालना हो तो हम कर सकते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन होता है? 90 के जस्ट सामने। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, जो कि रेफर होगा 36 माइनस 16, और जो रिजल्ट देगा हमको 20 का, जो रिजल्ट देगा 2√5 का। और अब हम जान गए हैं कि जो ए पी है वो बिल्कुल बराबर होगा पी बी के, और हमको निकालना है जीवा ए बी की लंबाई। तो जीवा ए बी बराबर होगा ए पी प्लस पी बी, और हम लिख सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी के जगह पर हम फिर से ए पी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर ही हैं, चाहे पी बी लिखो चाहे ए पी लिखो। और यहाँ से ए बी की लंबाई जो निकलेगी वो 2 ए पी के बराबर होगी, यानी 2 इंटू ए पी के जगह पर 2√5 रख सकते हैं, और रिजल्ट आ जाएगा हमको कितना? 4√5 सेंटीमीटर, जो जीवा की लंबाई होगी। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, ये तो हम क्लास में डिस्कस भी नहीं किए हैं कभी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी, इसलिए इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कोई न्यू असाइन पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 हमसे पूछा गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन 2 भाग में है। पहला है कि सिद्ध करें कि वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वो विषम कोण नहीं, वो विषम कोण अगर लिख दिया तो आप समझ जाए वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम क्लास में बात किए हैं कि वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर आ जाएंगी। इसको हम क्लास में भी डिस्कस किया था एक बार, हम फिर से इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि संदेह में ले जाना तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। 1 मिनट बाबू, सब फोटो ड्रॉ कर लें। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक फोटो बन गया। 1 मिनट बाबू।
ठीक है। अब देखो, अगर हम सबका नाम रखें कुछ लाइक A B C D, तो ये भी कह सकते हैं कि ये P Q R और S पर स्पर्श कर रहा है। दिया है वगैरह वो बात की बात है, वो आप कर लेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि B एक बाह्य बिंदु है और B से दो स्पर्श रेखाएं, एक BP और एक स्पर्श रेखा BQ खींची गई है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं विरुद्ध पर जो खींची जाती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो BP और BQ आपस में बराबर होगा। अगर ए से दो स्पर्श रेखा आप देख पा रहे हो, ए से AP और AS, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए से P और ए से S आपस में बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से D अगर एक बाह्य बिंदु है तो यहाँ से भी दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक स्पर्श रेखा DR होगी, दूसरी DS होगी, तो एक DR होगी और DS दोनों आपस में बराबर होगी। ये आपका समीकरण नंबर 3 होगा। उसी प्रकार से C एक बाह्य बिंदु होगा और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। C से एक CQ है, दूसरा CR है, एक CQ है, दूसरा CR है, और उस प्रकार से उसको भी बना दिया गया। ये तो हुआ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। बट यहां पर जो एक बात ध्यान रखना है वो आप देखिए, इस तरफ P और R का सेगमेंट है, इस तरफ Q और S का सेगमेंट है। देखिए आप ध्यान से, यही सब कुछ बारीकियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। अब हुआ इससे क्या, अब हम सभी इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या बनेगा, BP प्लस AP और साथ में बनेगा DR प्लस CR, जो बिल्कुल बराबर होगा। इधर भी देख लो, BQ प्लस CQ जो बिल्कुल बराबर होगा AS प्लस DS। AP और BP को जोड़ दें, A से P जोड़ दें और B से P जोड़ दें तो AB बन जाएगा। और उसी प्रकार से DR से CR जोड़ दें तो DC बन जाएगा, जो बिल्कुल बराबर होगा। BQ को CQ से जोड़ दें, B से Q को, C से Q को जोड़ दें तो BC बन जाएगा। और AS से DS को जोड़ दें तो AD बन जाएगा। समीकरण नंबर 5। अब क्योंकि प्रश्न में दे रखा उन्हें पहले ही, तो जो आप दिया है में आप जो बनाओगे अपना सेगमेंट दिया है उसमें तो आप लिखोगे ही ये बात। कौन सा बात लिखोगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि चतुर्भुज समांतर है तो ये वाली AB और DC और साथ ही BC और AD आपस में बराबर होगा। क्योंकि AB और DC आपस में बराबर होंगे इसलिए आप DC की जगह पर एक और AB लिख सकते हो। क्योंकि BC और AD आपस में बराबर होंगे तो AD की जगह पर आप एक और BC लिख सकते हो। और इस प्रकार से आप 2AB और 2BC बना सकते हो। दोनों तरफ से 2 को एलिमिनेट करोगे तो AB और BC आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहीं पर आपको सोचना है, क्योंकि BC ऑलरेडी बराबर है किसके, यहाँ देखो AD के, तो यहाँ पर AD लिख दो। क्योंकि AB ऑलरेडी बराबर है किसके, DC के, तो यहाँ पर DC लिख दो। और अब तुम देखोगे कि AB भी बराबर हो गया है BC के, BC बराबर हो गया है CD के, और CD बराबर हो गया है AD के, जो कि एक समचतुर्भुज का पैमाना है। यही आपका सत्यापन हुआ। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है दो समकेंद्रीय वृत्तों, समकेंद्रीय का मतलब होता है बाबू एक वृत्त होगा और उसी केंद्र के साथ एक और वृत्त बना दिया गया होगा, उसी केंद्र के साथ एक और वृत्त होगा, यानी बैक टू बैक दो वृत्त हैं। ठीक है। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है। इट इज ऑब्वियस कि जो छोटा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, और जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दोनों बन गया। इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। फिर क्या बोलता है, बड़े वृत्त के उस चापकर्ण, बड़े वृत्त के उस बड़े वृत्त के चापकर्ण, चापकर्ण यानी जीवा, बड़े वृत्त के उस चापकर्ण कहाँ गया भाई, उस चापकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। मतलब हमको एक ऐसा चापकर्ण खींचना है बड़े वृत्त का जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखो छोटे वृत्त को यहाँ पर वो स्पर्श भी कर रहा है, ठीक है,
तो हमको ये लंबाई जो चापकर्ण खींचे हैं ना AC, हमको इसकी लंबाई याद करनी है। सेम क्वेश्चन है बाबू, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया था। हम इसमें हम साफ लिख सकते हैं कि AP और PC आपस में बराबर होगा, और फिर वही बात लिखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को बराबर बांट देता है, तो A से P की लंबाई बराबर हो जाएगी किससे, P से C की लंबाई। सही है। और जो हम AC की लंबाई निकालेंगे वो AP प्लस PC होगा, और वही में से क्या करेंगे, AC बराबर 2 बार AP को लिख देंगे, क्योंकि PC और AP तो बराबर ही है। AC बराबर 2AP निकलेगा, लेकिन पहले हमको AP निकालना है। तो AP बराबर होता है अंडर रूट, तुम देख लो आधार है, कर्ण का स्क्वायर 25 और -9 विच इज 16 यानी कि 4। तो AC जो निकलेगा वो 2AP के फॉर्मूला से 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आ गया आंसर। ठीक है, चलो बाबू 19 नंबर देखा जाए क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का है, 2018 का ही है ना। अभी तो हम लोग 2018 ही जिक्र कर रहे हैं ना। उसका 19 नंबर देखिए क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि साइन x डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। अच्छा, तो अल्फा जो वैल्यू निकल कर आया, x डिग्री नहीं है बल्कि x पे पावर 0 है। सही है ना, डिग्री नहीं है, सॉरी। साइन x पे पावर 0 है इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा बराबर x पे पावर 0, तो अल्फा बराबर क्या निकल कर आया, 1। अब अल्फा क्या है, ये कोई एंगल है। अल्फा क्या है, कोई एंगल है, कोण है। तो अब ये जो 1 आया ना, अब ये वैल्यू है 1 डिग्री। अब ये डिग्री आया, ध्यान रखिएगा बाबू। क्या बोला, साइन x पर पावर 0 बराबर साइन अल्फा। सही है ना, ये क्वेश्चन में है। तो अब आप देखोगे कि अगर ये दोनों बराबर है तो अल्फा बराबर x पर पावर 0, ये पावर 0, पावर 0। और किसी भी नंबर पे पावर 0 बराबर क्या हो जाता है, 1। और 1 है तो अब ये अल्फा था, तो अल्फा किसके इक्विवेलेंट आ गया, 1 के। और ये क्या हो गया, डिग्री, क्योंकि अल्फा कोण है। और डिग्री को रेडियन में बदलना है हमको, ऑप्शन देख के लग रहा है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री वैल्यू को पाई बटा 180 से गुना करते हैं। तो डिग्री वैल्यू 1 है, उसको हम लोग गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, और रिजल्ट आ जाएगा केवल पाई बटा 180। यही आंसर है। तो यही इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे बाबू अगर 45 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं 45 गुने पाई बटा 180, 4 बार में कट जाएगा। तो 45 डिग्री का वैल्यू वही है जो पाई/4 रेडियन का है। पाई/4 रेडियन है, ऊपर में सी भी लगा सकते हैं या केवल पाई/4 भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर पाई/4 हो और इसको बनाना हो डिग्री में, तो इसको आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे 180 से गुना कर देंगे तो आपको रिजल्ट, सॉरी 180 से नहीं, 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो ये रिजल्ट आ गया 45 डिग्री। जैसे मान लो है पाई/2, तो पाई/2 90 डिग्री होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 180 बटा पाई से गुना कर देना है, 90 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा डिग्री में आएगा। यानी जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुना करेंगे, पाई बटा 180 से। और जब हम लोग रेडियन को डिग्री में करना चाहेंगे तो 180 बटा पाई से गुना करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्टिव सी है, सॉरी हाँ ऑब्जेक्टिव ही है। कहाँ गया भाई 36, ठीक 4:24 अपराह्न, अपराह्न का मतलब हो गया 4:24 PM। ठीक है, 4:24 अपराह्न में घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाएगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि जब 4:24 हो रहा होगा तो 4 बजेगा कहाँ पर, यहाँ पर, और 24 भी होगा एकदम यहीं पर। तो जब 4:24 हो रहा होगा उस समय घंटे की सुई जो होगी वो दोपहर से कितना घूम जाएगी, दोपहर यानी कि 12 बजे के बाद। तो आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड ही नहीं देना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला काम ये देखना है कि बात घंटे की सुई की है, तो आप लिखोगे कि घंटे की सुई, हम एक्सप्लेन करके समझा देते हैं बाबू, खाली सोचना है। घंटे की सुई वो जो छोटी वाली सुई होती है, घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है घड़ी का, 12 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और ये बात सही है ना, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए वो 1 घंटे में कितना कोण बना देगी, 360/12 यानी कि 30 डिग्री का। तो हम ये लिख दें कि एक ऑब्जेक्टिव भी मिल गया कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी।
ये हमको ऑब्जेक्टिव मिला बाबू, इसलिए हम इसको रखेंगे अपने पास, शायद काम आ जाए कभी, इसलिए। चलिए भाई, एक बात तो हो गया। अब दूसरा ज़रूरी बात, हमको तो 4 घंटे का निकालना है क्योंकि 4 बज गया था शाम का, इसलिए 4 घंटे में कितना बनाएगी, 4 × 30 यानी 120 डिग्री का कोण बनाएगी। इतना अच्छा अच्छा ट्रिक इस पर हमको आता है ना, लेकिन क्या है कि वो सब कॉम्पिटिटिव स्तर का है, तो यहाँ पर हम लोग को तो एक्सप्लेन ही करना पड़ता है, तो करना होगा ही। खैर, 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 4 घंटे में है तो बात सिर्फ 4 बजे का नहीं है, 24 मिनट भी हो गया है, तो यानी हमको अब ये भी देखना होगा कि ये घंटे की सुई 24 मिनट में कितना डिग्री घूमती है ना। तो देखो 24 मिनट पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये जो डब्बा में डाले थे ना, इसी को लेकर के आओ। एक इसको याद रखना, ये जो वैल्यू अभी आपको प्राप्त हुआ है 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनाती है, इसको आप याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगा। अब भैया हम बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60। हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तुम बोलोगे सर इट इज़ ऑब्वियस कि वो 30/60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम बोलेंगे बाबू बात हो रही है 4:24 की, तो 24 मिनट का अलग से कैलकुलेट कर लो। हम बोला ओके, 24 मिनट का कैलकुलेट करके बता देते हैं, 30/60 और गुने में 24, 6 चौके 24 और 6 दहे के 60, 10 से कितनी बार में, 3 बार में, तो 4 तिया कितना निकल गया, 12 डिग्री। तो कुल कितना डिग्री बनाई, कुल डिग्री हुआ ये बाबू कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में वो 4 घंटा चल कर 120 डिग्री का कोण बनाती है, अब प्लस 24 मिनट और चल के वो 12 डिग्री का कोण बनाती है, तो कुल वो कोण बनाई है 132 डिग्री का, और 132 हाँ, डी इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन है, मतलब आंसर आप देखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त बना दीजिए, वृत्त की त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर की है। त्रिज्या ऐसे गिरा देते हैं दोनों साइड में, और ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ पे गिरा देते हैं, 13 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, उसके चाप कर्ण जिसको हम जीवा बोलते हैं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा खींच देते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया जीवा। और अरे बड़ा खतरनाक जीवा बन गया भाई, अरे जिद पे है। इसके जीवा की लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करो, ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी ये निकालनी है आपको, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बाबू, नाम दे देते हैं भाई ए बी, इसका नाम रख देते हैं पी। तो हम जानते हैं कि ए पी बराबर होगा पी बी के। अभी दो दो को ऐसा मैथ बनाए थे कि केंद्र से अगर कोई परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो वो जीवा को बराबर बराबर बांट देगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए से पी और पी से बी की लंबाई जो होगी वो 5-5 सेंटीमीटर पे टूटी हुई होगी, ठीक है। तो ओ पी लंब हो जाएगा, और लंब बराबर होगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी तो 5 होगा, ये भी 5 होगा, तब ना 5 5 10 होगा। तो ये हो गया बाबू √169 और माइनस का 25, जो रिजल्ट देगा 144 यानी 12। तो इसका मतलब ओपी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 12, बन गया 11 नंबर। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, 12 नंबर नो नीड हम लिखेंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस क्लास में किया भी नहीं है और नया कुछ बताने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सेवा समाप्त। थैंक यू।